फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग क्या है, कौन कौन से क्लास करवाए जा रहे हैं, किसका किसका पेड ग्रुप चल रहा है, एक बार मैं बहुत ही कम समय आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूं, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसका बारे में आप लोगों को अच्छे प्रकार से जानकारी मिल जाए। तो अभी जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत झारखंड माध्यमिक आचार्य, जेपीएससी जेट, यूजीसी नेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस चल रही हैं। तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्ज़ाम है, आपका ऑफिशियल नोटिस आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम जो है आपका 23 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी पेपर 1 चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी जो क्लासेस, पहली क्लास हो रही है रात सुबह के 8 बजे, वो है झारखंड माध्यमिक आचार्य की, जिसके अंतर्गत अभी मैं आप लोगों को एग्जाम स्पेशल सोशियोलॉजी के मैराथन क्लासेस लूँगी। और साथ ही साथ पेड ग्रुप तो चल ही रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जुड़ा है, उन्होंने टेस्ट भी दिया है, पेड ग्रुप में भी वे जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी लास्ट डिमांड है कि मैम अब तो एग्ज़ाम एकदम सामने आ गया है, तो आप कुछ स्पेशल करिए। तो उस वही स्पेशल के अंतर्गत आप लोगों का ये एग्ज़ाम स्पेशल यूट्यूब पे क्लास रहेगा। और जो मेरा नोट्स है उसमें भी मैं अब आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दे दी हूँ। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो अगर बोलेंगे कि नहीं मैम मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट से जुड़ना है, तो उसका भी प्रोसेस है। आप सिंपली, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप 50% में नोट्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के ओनली टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि पहला एग्जाम झारखंड माध्यमिक आचार्य का। दूसरा है जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का, जिसका जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 29 मार्च है। तो अब आपको यूट्यूब पे जो क्लासेस मिलेंगी, एकदम थ्योरी बेस्ड डिटेल्ड क्लासेस आपको मिलेंगी जब आपकी जेपीएससी जेट की। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 25 जनवरी से आप लोगों का टेस्ट भी मैं स्टार्ट कर दूं टेलीग्राम पे, जो कि पेड ग्रुप के स्टूडेंट का रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और रात के 8 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस होंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों का डिमांड था कि मैम एनसीईआरटी को एकदम आप बेसिक से स्टार्ट करवाइए, एकदम फर्स्ट चैप्टर से। तो उसी के अकॉर्डिंग दोपहर के 12 बजे मैं लाइव क्लास आऊँगी, और लाइव क्लास के अंतर्गत ही आप लोगों को एनसीईआरटी को कवर करवाऊँगी। तो अगर आप इन तीनों एग्ज़ामों में से, इन चारों एग्ज़ामों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके आप अपने नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे ही झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, सुबह के 8 बजे आप लोगों को यूपी पीजीटी का, क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या में यूपी में आपको पीजीटी लेवल में सोशियोलॉजी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और 100 क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन के अंतर्गत कवर करेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट 15 तारीख को या 16 को, और आज हो गया आपका 17, उन लोगों ने पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि पेपर 1 का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का है। आप उसको इजी लेवल नहीं बोल सकते हैं कि इजी लेवल में आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपको डीपली पूछे गए हैं। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर 1 का एग्ज़ाम किस प्रकार का हुआ है, कैसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन मुझे जितनी जानकारी में मिली, मैंने जितना देखा है कि उसमें आप लोगों को क्वेश्चन हाई लेवल के ही पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम मेन पेपर का होने वाला है वो भी किस लेवल का होगा। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया जाए। तो उसी के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहा गया। देखिए, जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में मुझे डिटेल्स में बताने का रहेगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है कि कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमएल दुर्खिम और अगस्त कॉम्ट। तो मैं चारों ऑप्शन को नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन के बारे में बताने लगूँ तो फिर ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिना मतलब का क्लास को बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिस क्वेश्चन में मुझे डील करने का रहेगा, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन बताने का रहेगा, मैं ज़रूर आप लोगों से उसके बारे में बोलूंगी। तो देखिए, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को। जैसे कि हम लोग जानते हैं इनका जन्म हुआ था 1798, कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र इस शब्द की रचना की थी। तो
सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सोशोलॉजी, ये दो शब्द, इसका रचना किस वर्ष हुआ था? तो इसकी रचना हुई थी 1838 में। कब हुई थी? यहाँ पे 1839 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाय चांस अगर आपको 38 नहीं दिखे, 39 दिखे, तो आप इसको टिक जरूर लगाइएगा। लेकिन समासशास्त्र शब्द की संरचना कब हुई थी? 1838 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांति ने समाजशास्त्र के विकास को सबसे अधिक प्रभावित किया? कौन सा क्रांति था जो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को मिला था? तो वो क्रांति कौन सा क्रांति था आपका? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, रूसी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, औद्योगिक क्रांति या शीत युद्ध, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। कौन सा हो जाएगा आपका? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी वॉटरमैन ने कितने प्रकार के स्तरीकरण की चर्चा की है? टीबी वॉटरमैन ने कितने प्रकार के स्तरीकरण के बारे में बात की है? तो उन्होंने इसके 4 प्रकार के स्तरीकरण के संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी वॉटरमैन ने जो स्तरीकरण में किसको शामिल नहीं किया है? दास प्रथा को, जाति प्रथा को, वर्ण प्रथा को या संप्रदाय को? तो किसे शामिल उन्होंने नहीं किया था? तो उन्होंने वर्ण प्रथा को, किसको? वर्ण प्रथा को, बल्कि दास प्रथा, जाति प्रथा और संप्रदाय को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है? क्या बोला जा रहा है कि एक सामाजिक वर्ग, कोई एक सामाजिक वर्ग है जो समुदाय का, जो सोसाइटी का वो वर्ग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जाए। जैसे कि हम लोग को अगर धर्म के अंतर्गत, जाति के अंतर्गत भी बोलते हैं ना कि वो उस जाति का है, उस धर्म का है, तो इसके आधार पर पृथक किया जाए। तो ये ऐसा जो कथन ये किनका है? तो मैकआइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? व्यक्ति के सामाजिकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान होता है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही एवं प्रजातंत्रीय शासन ने एक ही प्रकार के सामाजिकरण होता है, दोनों में एक ही प्रकार का सामाजिकरण होता है। या फिर तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम रहती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन है जो सही नहीं बोला जा रहा है? क्या व्यक्ति के सामाजिकरण के राजनीतिक संस्थाओं का योगदान होता है? तो हाँ, अगर उनका सामाजिकरण हो रहा है तो राजनीतिक संस्थाएं भी योगदान देती हैं। राजनीतिक संस्थाएं जो है वो व्यक्ति को आत्मबोध, अपने संदर्भ में चिंता करने की भावना भी उत्पन्न कराती हैं। तानाशाही सरकार जो है वो व्यक्ति के जीवन की, अगर तानाशाही सरकार रहेगा जैसे, तो वहाँ पे क्या होगा? जो राजा अराजक रहेगा तो आपका जो जीवन का सुरक्षा है उसकी भावना भी क्या होती? कम हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है कि तानाशाही एवं प्रजातंत्रीय शासन में एक ही प्रकार का सामाजिक हो, तानाशाही शासन हो या जो प्रजातंत्र लोकतंत्र वाला शासन हो, आप स्वयं के राजा रहेंगे और कोई आपके ऊपर भी अगर आपको शासन कर रहे थे, कि एक ही तरह का आपको सामाजिकरण देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सांस्कृतिक संस्था नहीं है? किसको हम सांस्कृतिक संस्था नहीं कहेंगे? संगीत अकादमी को, नाटक मंडली को, कवि सम्मेलन को या गुरुद्वारा को? गुरुद्वारा क्या हो गया? गुरुद्वारा आपका धार्मिक संस्था के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसको हम कथन सही नहीं मानते हैं? कि व्यक्ति जातीय समूह से कई बातें सीखता है। व्यक्ति जो है वो जातीय समूह से कई सा बातें सीखता है। जाति के अनुसार ही व्यक्ति को खान पान, छुआछूत, विवाह आदि के नियमों का पालन करता है। ये दोनों, ये कोई नहीं। हाँ, तो ये दोनों ही सही हो जाए कि व्यक्ति जो है वो जातीय समूह से बहुत सारी बातें को सीखता है और जाति के अंतर्गत ही उसको छुआछूत ये सभी भावनाएं भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन जो है उनके संदर्भ में विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि समाज की धार्मिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। जितना धार्मिक एकात्मकता हमें देखने को मिलेगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम देखने को मिलेगी। ग्रामीण समाज की एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही अधिक होगी। दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति एक प्रकार्यात्मक एक ही तंत्र है, या इनमें से कौन सा आपको कथन को बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितना धर्म से लोग ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, जो आत्महत्या की जो संख्या है ये हमें उतनी ही कम देखने को मिलेगी। किनके अनुसार? तो दुर्खिम के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है और जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920, द सिटी 1922 और द सिविल वॉर 1871। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1920 नहीं, इसका जो रचना काल है वो है 1947 और ये किनके द्वारा किया गया है, तो मैक्स वेबर के द्वारा। किनके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने समाज के संदर्भ में उन्होंने देखा था कि यहाँ की संरचना कैसी है, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने नौकरशाही की जो अपनी अवधारणा थी उसको उन्होंने दिया था। तो ये क्वेश्चन क्योंकि आपको पूछ रहे कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1947 हो जाएगा, जो कि ये पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किनकी है, तो मैक्स वेबर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म। क्या बोला जाता है, पॉजिटिविज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए। हम जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको किसको प्राथमिकता देते हैं, विश्वास को, कल्पना को, नियमों को या भावनाओं को। तो हम यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि हम नियमों को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद में सत्य की पुष्टि किसके माध्यम से की जाती है, धर्म के माध्यम से, सामाजिक अनुमोदन से, परीक्षण और प्रयोग से या विचारधारा से। तो हम किसी भी तथ्यों के बारे में अगर हमें सत्य की पुष्टि करनी है, हमको उसका सत्यता की जांच करनी है, तो हम परीक्षण और प्रयोग के माध्यम से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशेल फ्यूको का पावर नॉलेज जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था। तो मिशेल फूको उनका जो पावर और नॉलेज का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, शक्ति और ज्ञान के एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ज्ञान शक्ति को सीमित करता है, शक्ति और ज्ञान एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं या ज्ञान शक्ति को समाप्त करता है। तो इनका जो पावर और नॉलेज का सिद्धांत था ये किनका था, मिशेल फूको था। इसमें उन्होंने बोला था कि शक्ति और ज्ञान जो है वो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ को आप इसको ऐसे इन्वेंशन के तौर पर आप देखिए ना कि अगर आपके अंतर्गत शक्ति आएगी, ठीक है, अगर आपके अंतर्गत ज्ञान आएगा तभी तो आप नई नई चीज़ों को उत्पन्न करके देख सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक्स डेरिडा ने किस सिद्धांत को प्रसिद्ध किया। जैक्स डेरिडा का मैंने आपको थ्योरी क्लास में नोट्स में भी करवाया हुआ है कि उनका जो सिद्धांत था वो कौन सा उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था। तो अपगठन का सिद्धांत क्या था इनका, अपगठन का सिद्धांत। ये किनका थ्योरी है, तो जैक्स डेरिडा का थ्योरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशेल फूको की डिस्कोर्स की अवधारणा का क्या अर्थ है। मिशेल फूको इनका जो डिस्कोर्स की अवधारणा है ये किस चीज़ के बारे में बताता है, भाषण देने के बारे में, सत्ता द्वारा निर्मित विचारों का समूह के बारे में, या लेखन की शैली या धार्मिक प्रवचन। तो मिशेल फूको का जो डिस्कोर्स था वो क्या था, सत्ता द्वारा निर्मित विचारों का एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनोमेथोडोलॉजी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो एथनोमेथोडोलॉजी जो अवधारणा है ये हेरोल्ड गारफिंकल के द्वारा, किनके द्वारा, हेरोल्ड गारफिंकल के द्वारा। अच्छा, ये जो एथनोमेथोडोलॉजी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसको हम कहते हैं। तो एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाया रखा जाएगा इसका अध्ययन करते हैं, कि जो हम दैनिक जीवन में रह रहे, हम जिस सोसाइटी के अंतर्गत रह रहे, तो ये जो हम क्या करें, हम तो चारों तरफ से एक समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस व्यवस्था को अच्छे प्रकार से कैसे हम बना के रख सकते हैं। तो इसी चीज़ का अध्ययन कौन करता है, तो एथनोमेथोडोलॉजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हेरोल्ड गारफिंकल ने ब्रेक डाउन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की अवधारणा दी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया कि हेरोल्ड गारफिंकल की थ्योरी एथनोमेथोडोलॉजी और ब्रेक डाउन एक्सपेरिमेंट, ये जो अवधारणा उन्होंने दी है तो उसकी व्याख्या क्या है। तो इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि जब सामाजिक मानदंडों को तोड़ा जाता है तो लोग असहज हो जाते हैं। तो ये जो कथन है ये क्या है, ये कथन सही है और व्याख्या जो है इसका सही है, तो सही व्याख्या करता है, तो हाँ ये सही है।
पहले आप समझिए कि एथोनो मेथोडोलॉजी जो है वो तो यही चीज़ का ना अध्ययन करता है कि हम जो जिस समाज में रहते हैं वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को जैसे सही ढंग से चलाया जाए, इसी चीज़ का अध्ययन करता है। तो जब ब्रेकडाउन होता है, कोई चीज़ का टूटता है, ठीक है, तो उसके आधार पर वो जब एक्सपेरिमेंट किए, तो वो क्या देखते हैं कि हाँ, जब सामाजिक मानदंडों को तोड़ा जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, असहज भी महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध अगर हमको ज्ञान हासिल करना है, हम परीक्षण, अनुमोदन, निष्कर्ष, इसके आधार पर हम किसी भी चीज को ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किनका संबंध विज्ञान को परिभाषित करने से है। कौन जो है विज्ञान को परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पे जितने तीनों थिंकर है, क्वाइन केयर, चर्चमैन और एकॉफ, अगस्त कॉम्ट, ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न परिभाषा किसने दी है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में है, न कि इसकी विशेष सामग्री। तो मैंने एकता से बताया था, क्या हो जाएगा, कार्ल पियर्सन, एकता कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा की तरह तथ्य भी किसके लिए उपयोगी होते हैं। कोई भी अवधारणा है, ठीक है, उसके साथ ही साथ तथ्य भी, फैक्ट भी जो होते हैं वो अति उपयोगी होते हैं। तो किस चीज़ में हमें ये देखने को मिलता है, तो मान लीजिए कोई भी हम अनुसंधान कर रहे, कोई भी सामाजिक अनुसंधान कर रहे, विज्ञान के ऊपर हम शोध कर रहे हैं, तो उसके लिए अति उपयोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किनका संबंध तथ्य को परिभाषित करने से, कौन जो है थिंकर तथ्य को परिभाषित करते हैं, गोल्डमैच, फेयरचाइल्ड, थॉमस या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी क्या करते हैं, तथ्यों को, फैक्ट्स के संदर्भ में बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी तथ्य की विशेषता है। तथ्य का क्या विशेषता होता है, फैक्ट का, कि ये वास्तविक रूप में घटित होता है, तथ्य मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं, तथ्य के बारे में सबका समान मत होता है। कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। सभी होता है कि वास्तविक में भी, रूप में भी घटित होता है, मूर्त भी हो सकता है, हम इसको देख भी सकते हैं या फिर महसूस भी कर सकते हैं, और सभी जगह पे इसके सभी के बारे में इसका समान मत भी होगा। तो उपरोक्त सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि क्या है। कोई भी हम जब सामाजिक शोध करते हैं तो उसकी परिमाणात्मक विधि क्या है। संख्या और माप को अधिक महत्व देना, सामाजिक सर्वेक्षण को साधन रूप में प्रयोग करती है, सूचनाओं का संकलन करती है, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो सामाजिक शोध होते हैं उसका जब हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शोध की गुणवत्ता विधि क्या है। सामाजिक शोध जो है उसकी गुणवत्ता विधि क्या है, तो यह शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है, ये उपरोक्त सभी। तो कोई भी सामाजिक शोध यानी सोशल रिसर्च जो होगा उसका जब हमको गुणात्मक, उसकी आपकी क्वालिटेटिव मेथड के बारे में हमें जब जानना होगा तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के नाम से जाना जाता है। कोई भी हम अगर सर्वेक्षण विधि करते हैं तो उसको समाजशास्त्र में क्या जानते हैं, गणना विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि या सामाजिक सर्वेक्षण विधि। क्योंकि जब हम कोई भी सर्वेक्षण विधि को अनुसंधान कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और फिर हम उसको किसके क्षेत्र में देखते हैं, तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। क्या कहलाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, कोई भी समाज या समूह का हमको अध्ययन करना है, इसके लिए हम कुछ इकाइयों का चयन कर रहे हैं, तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, उसके गुण, उसके अंतर्गत जिस इकाई को हम चुने हैं उसके अंतर्गत वो गुण मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि हम इसको एक सैंपल के रूप में ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, निदर्शन कहलाएगा। स्वाभाविक है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम निदर्शन कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, निदर्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें दो विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी विधि पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं,
वो उस विधि को हम क्या करें, प्रत्येक इकाई से हमको करना है, ठीक है। हम सैंपल नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक इकाई से हम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जनगणना विधि। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में जो दो विधियां, एक तो निदर्शन विधि हो गया और एक आपका जनगणना विधि। निदर्शन विधि में सैंपलिंग में क्या होता है, कुछ इकाइयों को लिया जाता है जो कि उसका एक प्रतिनिधित्व के रूप में रहता है, और जो जनगणना विधि होता है वो टोटल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? यह कथन किसका है? तो गुडे एवं हॉट का। गुडे एवं हॉट क्या बोलते हैं कि एक निदर्शन जो है वो समूह जो है वो न्यूनतम प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना है? निदर्शन यानी जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं वो क्या है, एक पूर्व निर्धारित योजना है। उसके अनुसार इकाइयों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। वो क्या कहते हैं, इकाइयों के निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। ये कथन किसका है? तो ये बोगार्ट्स का। बोगार्ट्स का कथन क्या है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना। बोगा आदमी, ठीक है, बोगा आदमी है, वो पहले से ही बोल दे रहा है, ठीक है, वो कि पूर्व निर्धारित है, वो नहीं सोच रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है, वो पहले से ही सोच ले रहा है कि पूर्व निर्धारित योजना है। कौन सा? तो निदर्शन जो है वो पूर्व निर्धारित योजना है। जाति एक बंद समुदाय है। ये कथन किसका है कि जाति जो है ये एक बंद समुदाय? मिकाइवर एवं पेज का। किसका है? जाति एक बंद समुदाय है। मुझे कमेंट करके बताइए कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? बताइए मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति से संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर आधारित पुस्तक कास्ट क्लास एंड इंडिया, ठीक है, कौन सा पुस्तक? संरचनात्मक, संरचना पर और संस्थापक पहलुओं पर आधारित पुस्तक है कास्ट क्लास एंड इंडिया। ये किन की पुस्तक है? तो जीएस घुड़िया की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, भारत में जो जाति प्रथा है उसका इतिहास, इसके संदर्भ में बात कौन करते हैं? तो इसके भारत में जो जाति प्रथा है उसके संदर्भ में बात कौन करते हैं? तो आपका केतकर जी। कौन करते हैं? केतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं तथा शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकार्यात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं? सामाजिक जीवन शैली के आधार पर, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर, सामाजिक श्रेणियों के विभाजन के आधार पर, या श्रम के आधार पर? आप सोचिए कि बोल रहा है कि अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य, ये जो सेवाएं हैं ये समाज के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रकार्यात्मकता के बारे में बात करती हैं। तो ये किसका आधार पर है? ठीक है, शारीरिक श्रम, सेवा, तो ये सभी क्या है? श्रम के आधार पर विभाजन है। कैसा है? तो श्रम के आधार पर विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की संकल्पना किसने दी है? तो एम एन श्रीनिवास ने दी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आपको है उस टाइप पे वो देखने को मिलेंगे जो आप बहुत बार पढ़ चुके हुए होंगे, ठीक है। तो एम एन श्रीनिवास ने। पश्चिमीकरण का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में हमें अधिक देखने को मिला है? जो पश्चिमीकरण आया है उसका प्रमुख प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिला है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसको हम आधुनिक करते हैं? तो कोई भी जो तकनीकी और सामाजिक प्रगति होता है वो क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण। उसी वही आधुनिक हो ना, धर्म परंपरा ये सब तो आपका धर्म के अंतर्गत आ गया है। तो हम तकनीकी चीज़ों को, सामाजिक चीज़ों को, प्रगति हमें देखने को मिलती है, वही आधुनिकीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार जाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? ये अंतर्विवाह होता है, उच्च नीच का संस्तरण होता है, व्यवसाय पसंद में प्रतिबंध होते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातियों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में प्रजातीय सिद्धांत किन किन द्वारा दिया गया है? रिजले के द्वारा। मैंने आपको सारा सिद्धांत, कौन कौन से थिंकर ने कौन से सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, वो सारा मैंने आपको करवाया हुआ है। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर कि प्रजातीय सिद्धांत के जो समर्थक है वो कौन हो जाएंगे? तो रिजले। देखिए यहीं पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? यहाँ पे आप जैसे ही देख लिए कि जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजातीय सिद्धांत, ये रिजले महोदय का हो गया। आम आदमी, आम स्टूडेंट क्या करेंगे? इसी को ही टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो पूछ रहा है कि प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक कौन कौन से हैं।
कौन कौन ने इसको सपोर्ट किया था? तो रिजले ने तो इस सिद्धांत को दिया ही था, रिजले तो उस सिद्धांत को देते ही हैं। लेकिन अगर समर्थक की बात करें तो समर्थक में आपका जीएस घुरिये भी हो जाएगा, मजुमदार भी हो जाएंगे, ग्रोबर भी हो जाएंगे, मैकआइवर एवर मैक्स वेबर भी हो जाएंगे, उसके साथ ही साथ एनके दत्ता और एससी रॉय भी हो जाएंगे। ये सारे थिंकर ने प्रजातीय सिद्धांत को समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ये नहीं है कि एकदम प्रजातीय सिद्धांत देखें और फट से जी रिजले को टिक लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्न कथन पूछे जा रहे हैं, इस पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित होती है। जो जजमानी व्यवस्था है वो संस्था में निहित होती है। क्या बोल रहा है कि जातियों पर प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थिति, भूस्वामीवाद या गांव में विभिन्न, ये इनमें से कौन सा हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित के संदर्भ में इनमें से कथन सही कथन का चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका जो जाति प्रथा की व्यवस्था है वो जातियों पर प्रकार्यात्मक अंतर संबंध और गांव में भी विभिन्न है, अनुपस्थिति, भूस्वामीवाद, ये चीजें नहीं रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुसूचित जाति है उनसे संबंधित अनुच्छेद नंबर 341 में। किसमें? 341 में। दलित शब्द सामान्यतः प्रयोग किनके लिए किया जाता है? किसको हम दलित बोलते हैं? पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए या अल्पसंख्यक के लिए। मेनली ये जो दलित शब्द है हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए दलित बोला जाता है। अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए कौन सी अनुसूची तैयार की गई थी? जो अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए, तो जनजाति के लिए 5वीं अनुसूची। जेंडर शब्द का प्रयोग किसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद करने के लिए किया जाता है? पुरुषों, वृद्धों, महिलाओं या ए बी दोनों। ये जो जेंडर हम लोग प्रयोग करते हैं पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लिंग को स्त्री पुरुषों के विभेद का सामाजिक संगठन कहा है? कि लिंग जो है वो स्त्री पुरुष का विभेद का सामाजिक संगठन है। किसकी बात कर रहा है? तो सामाजिक संगठन की बात कर रहा है। तो फेमिनिस्ट जो विद्वान थे वे बोलते, कौन बोलते? फेमिनिस्ट विद्वान। भारतीय समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी, मातृसत्तात्मक एवं आधुनिक, उदारवादी या निरंकुश। तो कैसा है हमारा जो भारतीय समाज है? वो पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभाजन का मुख्य आधार क्या होता है? जो लैंगिक विभाजन होता है उसका मुख्य आधार क्या होता है? आयु, शिक्षा, जैविक लक्षण या सामाजिक निर्माण। जो लैंगिक विभाजन है वो हमें समाज के अंतर्गत, सामाजिक निर्माण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये समाज के द्वारा बनाया गया है। नारीवाद की पहली लहर का मुख्य उद्देश्य क्या था? नारीवाद की पहली लहर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतदान का। सबसे पहले तो यही था ना कि मतदान का अधिकार देना। मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, जो कि अधिकार देने की बात करता है। द सबल्टर्न स्पीक्स का संबंध किसके है? सबल्टर्न स्पीक्स का संबंध जो है वो औपनिवेशिक विमर्श से है। किससे? औपनिवेशिक विमर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादी आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों का समानता के लिए आवाज किस उठाई गई? पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते हैं। इनमें से सही कथन का चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो नारीवादी आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए आवाज उठाई, ये तो सही है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का समान अवसर नहीं मिलते हैं, ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आज का 55 है और आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को आज के सेशन, आज का क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और एक लाइक भी करिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लाइक और आपके कमेंट से ही मोटिवेट होती हूँ ताकि आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सको। तो इसलिए आप सभी से मेरी आशा है कि आप लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55
5 पूछा जा रहा है कि परिवार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। परिवार, इसकी प्रमुख विशेषता के संदर्भ में पूछा जा रहा है। कोई एक प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कि अस्थायी संबंध होते हैं, संविदात्मक संस्था होती है, रक्त संबंध या विवाह पर आधारित होती है, या केवल आर्थिक संबंधित है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ये आपका कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। यहाँ पे मतलब आपको जानकारी आपसे मांग रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं। तो परिवार अस्थायी तो होता नहीं है, संविदा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कानून से बंधा हुआ है, इस टाइप का भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आर्थिक ही संस्था है, हम इसके अंतर्गत कोई सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये रक्त संबंध और विवाह पर आधारित होता है, तो उसी को तो परिवार कहा जाता है ना। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त परिवार पूछ रहा है, ज्वाइंट फैमिली की विशेषता पूछ रहा है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक माता पिता की उपस्थिति होती है, केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं, या फिर एक से अधिक पीढ़ियां जो होती है वो एक साथ रहती हैं, या फिर केवल मात्र सत्तात्मक संरचना होती है। जब यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली की बात हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक पीढ़ी एक साथ रहेगा। अगर एकल माता पिता की उपस्थिति बोलेगा तो वो तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगा, एकाकी परिवार हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं तो वो एक से अधिक परिवार की पीढ़ियों के व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है। परिवार का कार्य कौन सा नहीं है, समाजीकरण करना, प्रजनन करना, मनोरंजन करना, या सैन्य रक्षा करना। सैन्य रक्षा ऐसा कुछ परिवार के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि समाजीकरण होता है, बच्चों का सोशलाइजेशन किया जाता है, प्रजनन की व्यवस्था रहती है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सैन्य रक्षा ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित नातेदारी पद्धति कौन सी है। भारत के अंतर्गत सबसे जो प्रचलित नातेदारी व्यवस्था है वो क्या है, मातृवंशीय, पितृवंशीय, समवंशीय, अस्पष्ट वंशीय। तो हमारे भारत के अंतर्गत कौन सा देखने को मिलता है, पितृ वंशीय, क्योंकि पितृ सत्तात्मक परिवार जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृवंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय नातेदारी प्रणाली का पालन करती है। मातृवंशीय नातेदारी प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, खासी, गारो, ये सभी क्या होते आ जाएंगे, आपके मातृवंशीय नातेदारी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र, ये जो व्यवस्था है वो किस क्षेत्र पर अधिक कठोर देखने को मिलती है। गोत्र जो हमें अधिक देखने को मिलते हैं तो ये उत्तर भारत में, मतलब जिस जगह पे आप बोल सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस टाइप का जो एरिया है वहाँ पे आपको गोत्र की जो व्यवस्था है वो अधिक देखने को कठिन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामा की बेटी से विवाह की प्रथा मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है, कि मामा की बेटी से विवाह हो रहा है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति यानी ट्राइब की एक प्रमुख विशेषता क्या है। जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या होगी, नगरीकरण, जटिल राजनीतिक व्यवस्था, एकीकृत सामाजिक जीवन और समान संस्कृति, या वैश्विक व्यापार में भागीदारी। जो ट्राइबल जनजाति के लोग होते हैं उनमें कैसा होता है, उनमें एकीकृत सामाजिक जीवन और समान संस्कृति हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। कैसे हम जनजातियों का वर्गीकरण भारत के अंतर्गत करते हैं, तो धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज की सबसे प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी है। भारतीय ग्रामीण समाज की नगर निगम, गांव, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो इसमें सबसे प्रमुख सामाजिक इकाई की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, गांव देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज की बात कर रहा है तो गांव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है कि ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण बेरोजगार को समाप्त कर चुकी हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, समाप्त कर चुकी है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, कम किया है, लेकिन पूरी तो समाप्त नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि आधारित सामाजिक संरचना में जमींदारी प्रणाली का प्रमुख प्रभाव क्या रहा है। कृषि आधारित सामाजिक संरचना, जो समाज की संरचना है वो कैसी है, तो कृषि आधारित सामाजिक संरचना है। वहाँ पे जमींदारी प्रणाली का प्रभाव क्या रहा है, सामाजिक समानता, कृषकों का सशक्तिकरण, सोशल और सामाजिक विषमता, या औद्योगिकरण।
क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो शोषण और सामाजिक विषमता, शोषण और सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधारणा किस देश के संदर्भ में रखी जाती है? ठीक है, किस देश के संदर्भ में ये रखी जाती है? तो ये भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण पर ल्यूजवर्थ यानी ल्यूजवर्थ का सिद्धांत का नाम क्या है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल गया, नगरीकरण का सिद्धांत। ये जो था वो किस पर आधारित था? उनका जो नगरीकरण का सिद्धांत था, जाति व्यवस्था पर, सामाजिक वर्ग संघर्ष पर, जनसंख्या घनत्व व सामाजिक विषमता पर, या शुद्ध कृषि व्यवस्था पर? तो किस पे था? वो जनसंख्या घनत्व व सामाजिक विषमता पर। भारत की जनगणना के अनुसार, सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार, नगर को हम कितना बोलेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जिसको कि हम नगर कह सकते हैं? तो कम से कम 10,000, कम से कम 10,000। प्रवासन का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रवासन किसको हम सामान्य कहते हैं? तो प्रवासन जो होता है, इसका अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थायी या फिर अस्थायी जो प्रवासन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो ये क्या हो जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थायी और अस्थायी स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक प्रवासन किस प्रकार का होता है? भारत के अंतर्गत जो सबसे अधिक प्रवासन हमें देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, या राज्य के बाहर? तो अधिकतर हमें ग्रामीण से नगरीय देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप देखे होंगे, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी निवास करते होंगे तो आपके गांव के जो बच्चे लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, शहरी की ओर जा रहे हैं। यानी कि ग्रामीण से नगरीय हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसा मिलता है? ग्रामीण से नगरीय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासन के किस सिद्धांत को पुश पुल सिद्धांत कहा जाता है? प्रवासन का कौन सा सिद्धांत जो पुश पुल कहलाता है? तो एवरेस्ट ली का सिद्धांत। कौन सा? एवरेस्ट ली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? किसको हम सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख विशेषता कहेंगे? तो सामाजिक परिवर्तन ये क्या होता है? ये एक सतत है, मतलब लगातार होना है, और ये क्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है? सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक कारक नवीन विचारधाराएं और मूल्यों में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? नवीन विचारधाराएं और मूल्यों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र क्या था? जो औद्योगिक समाजशास्त्र थे उसका प्रमुख अध्ययन के क्षेत्र था धार्मिक आस्थाएं, परिवार संरचना, कार्यस्थल पर मानव संबंध और श्रमिक व्यवहार, या ग्रामीण संस्कृति। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है उसका प्रमुख अध्ययन क्या हो जाएगा? कार्यस्थल पर मानव संबंध और श्रमिक व्यवहार। औद्योगिक समाजशास्त्र, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? औद्योगिक समाजशास्त्र शब्द का तो जॉर्ज एल्टन मेयो। किसने किया था? जॉर्ज एल्टन मेयो। हॉथॉर्न प्रयोग यानी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है, ये इसका मुख्य निष्कर्ष क्या होता है? किसको हम कह सकते हैं? तो ये आपका सामाजिक और भावनात्मक कारक श्रमिक की उत्पादकता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया था? तो आप सभी को पता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इमेल दुर्खिम की पुस्तक थी जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत की व्याख्या की थी। दुर्खिम के अनुसार पवित्र और अपवित्र का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? नैतिकता के आधार पर, धार्मिक आचरण के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर, या धार्मिक प्रतीकों के आधार पर? तो किस आधार पर करते हैं? धार्मिक आचरण के आधार पर। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है? धर्म जो है वो किस पर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो मूल्यों और आचरण के आधार पर, मूल्यों और आचरण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश। ये किनका था? दयानंद सरस्वती का। अहिल्या समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अहिल्या समाज जो था वो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, इसके संदर्भ में था अहिल्या समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंदोलन इस्लाम धर्म के सुधार से संबंधित है? इस्लाम धर्म के सुधार किसके संबंधित कौन सा आंदोलन था? देवबंद आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या प्रार्थना समाज? तो ये कौन सा था? देवबंद आंदोलन, जो कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट है भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसको हम धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में कह सकते हैं? तो राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना,
ये क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता होता है। क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का प्रमुख प्रभाव क्या होता है। अगर सांप्रदायिकता आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सांप्रदायिकता हिंसा और सामाजिक विघटन है। क्या है, जो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होगा कि ये हिंसा और सामाजिक विघटन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित जो संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन का अर्थ क्या होता है। दलितों का ईसाई धर्म में परिवर्तन, निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के परंपराओं को अपनाना, हिंदू धर्म का विरोध या मुस्लिम रीति रिवाज। तो संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है कि निम्न जो जातियां होती हैं उनके द्वारा जो उच्च जातियां होती, जो द्विज जाति होती हैं, उनके परंपराओं को वे अपनाते हैं। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है, तो प्रभुत्व जाति, किसकी अवधारणा है, एम.एन. श्रीनिवास की। एस.सी. दुबे का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था। एस.सी. दुबे ने जो अपना मुख्य अध्ययन किया था वो कहाँ किया था, तो जो ग्रामीण भारत थे उनका उन्होंने अध्ययन किया था और वहाँ के परिवर्तन का अध्ययन किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन यानी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की विशेषता क्या है, किसको हम कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषता। तो क्रांतिकारी आंदोलन की जो विशेषता क्या है, मौलिक एवं त्वरित की मांग करता है। संसाधन एकत्रीकरण सिद्धांत यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का मुख्य जोर किस पर था, किस पर आधारित था रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। तो ये आपका आंदोलन की संगठनात्मक और भौतिक क्षमता पर। रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी का संबंध किससे है, रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी ये अपेक्षा और वास्तविक के बीच असमानता से उत्पन्न जो असंतोष होता है उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन उदारवादी आंदोलन है, किसको हम उदारवादी आंदोलन बोल सकते हैं। तो धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन, इसको क्या बोला जाता है, उदारवादी आंदोलन, धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन। कौन कब किसको क्या देता है, सत्ता की ये परिभाषा ये किनके द्वारा दी गई थी, तो हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा। सत्ता का वैध रूप क्या कहलाता है, सत्ता यानी जो पावर है उसका वैध रूप को क्या कहते हैं हम लोग, अधिकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा देने वाले समाजशास्त्री जिन्होंने इसे सत्ता का वैध अधिकार एकाधिकार के रूप में देखा है, ये किनके द्वारा दिखाया गया है, तो मैक्स वेबर के द्वारा। किनके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा। नागरिकता सिटीजनशिप की आधुनिक अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, नागरिकता की आधुनिक अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो यह राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य से जुड़ी हुई है। कौन सा मजदूरों को हितों की रक्षा करता है, जो मजदूरों की हितों की रक्षा कौन करता है, तो ट्रेड यूनियन करता है। आप सुने ही होंगे ट्रेड यूनियन, इस तरह से मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका क्या होती है, जो लोकतंत्र होता है उसके दबाव समूह की भूमिका क्या होती है, तो ये नीति निर्माण को प्रभावित करता है। यह करता है, नीति निर्माण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कार्य दिया गया है कि नागरिक समाज लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दबाव समूह समाज में जनता की मांगों को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। कौन सा कह सही है कौन सा गलत के बारे में बोल रहे हैं, तो देखिए नागरिक समाज जो है वो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये हम लोग भी जानते हैं। और दबाव समूह समाज में क्या करता है, जनता की मांगों को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करता है, जो प्रभुत्व समूह उस टाइप के जो लोग रहते हैं। तो ये दोनों ही इसका सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप नहीं है, ट्रेड यूनियन, उद्योग संघ, न्यायपालिका या छात्र संघ। तो यह न्यायपालिका जो है ये दबाव संघ के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसी प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।